वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DMCM IAS। डियर स्टूडेंट, ये है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की अवध सीरीज। BA प्रथम सेमेस्टर है ये, और विषय है आपका समाजशास्त्र। ठीक है, जिसको सोशियोलॉजी भी बोलते हैं। और आपके विषय का नाम भी है जो समाजशास्त्री मूलभूत अवधारणाओं का परिचय। ठीक है, ये आपका प्रश्न पत्र है। अब हम इसका प्रश्न और उत्तर देखते हैं। ये है आपका आदि लघुत्री लघुत्री जो प्रश्न है आपके। ठीक है, अति लघुत्री टोटल 43 क्वेश्चन है। बाकी ये इतने क्वेश्चन है लघुत्री, और आगे देखेंगे हम दीर्घोत्तरी में इतने सारे क्वेश्चन है। टोटल 22 क्वेश्चन है। ठीक है, बीच में पेज थोड़ा गायब है, लेकिन आपको पूरी जानकारी मिल गई है। अब हम शुरू करते हैं पहले अति लघुत्री प्रश्न से। शुरू करने से पहले ये बात बता दूं कि आपको एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को 3 से 4 बार ज़रूर देख के जाएं। ठीक है, आपको इतने ही वीडियो से इतना ज़्यादा लाभ मिलेगा कि आपको पूरा समझ लीजिए, आपको पूरी सीरीज याद हो जाएगी। आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, और चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समाजशास्त्र की परिभाषा प्रश्न नंबर 1 है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। सामाजिक संबंधों के विवेचन के लिए सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतर्क्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन को आवश्यक माना जाता है। वस्तुतः समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु सामाजिक संबंध ही है। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या है। और मैकाइबर व पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। स्पष्टतः समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के संदर्भ में मानवीय संबंधों, उनके स्वरूपों, कार्यों एवं घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यही सबसे, जो लास्ट लाइन अभी आपने देखा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के संदर्भ में मानवीय संबंध, उनके स्वरूपों, कार्यों एवं घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, जो हमारा समाज है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, चाहे पशु पक्षी हो, मानव रहते हैं, सभी चीज़ें, और वातावरण है हमारा। ठीक है, उनसे अंतरक्रिया एक दूसरे से हमेशा बना रहता है। ठीक है, मानव सांस लेता है तो वायु वायु काम लेता है, वातावरण से संबंध है। ठीक है, और जब क्या कहते हैं, सारी क्रियाएं जो पहाड़, जो वातावरण है उसमें पहाड़ पत्थर जो भी वहाँ पे खनिज उनिज मिलते हैं, उन सब का उपयोग मानव करता है। ठीक है, पशुओं से दूध, मांस प्राप्त करता है। तो ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं। इन सब का अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या होता है, समाजशास्त्र कहलाता है। देखिए, अब प्रश्न नंबर दूसरा है, समाजशास्त्र का अर्थ है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से यदि देखा जाए तो समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना दिखाई देता है। समाज यानी सोसाइटी प्लस शास्त्र साइंस, समाज शास्त्र सोशियोलॉजी। ठीक है, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन ही समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है। सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों के योग से बना है, जिसमें पहला शब्द सोशियस, ठीक है, सोशियस लैटिन भाषा से, और दूसरा शब्द लोगोस ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ है समाज तथा लोगस का अर्थ है शास्त्र। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में समाज शास्त्र का अर्थ मानव समाज के सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जो अभी ऊपर समाज शास्त्र की परिभाषा बताई थी वही है। ठीक है, बस इसमें सोशियस का जो है डेफिनेशन इसमें याद रख लेंगे, सोशियो और लोगोस। ठीक है, बस अब प्रश्न नंबर 3 पे हम चलते हैं। समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध क्या है। देखिए, इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। वर्तमान समय में समाजशास्त्र और इतिहास एक दूसरे के समीप आते जा रहे हैं। इनके संबंध को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। समाजशास्त्र को ऐतिहासिक विवेचना से बहुत अधिक सहायता मिलती है। समाजशास्त्र ऐतिहासिक निष्कर्षों के आधार पर वर्तमान सामाजिक जीवन को अधिक संगठित बनाने का प्रयत्न करता है। परिवार, जनजातीय समूह, संस्कृति, लोकाचार, प्रथाएं आदि का ऐतिहासिक अध्ययन करने के पश्चात ही उनके वर्तमान स्वरूप को व्यवस्थित रूप से समझा जा सकता है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में ऐतिहासिक पद्धति को अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। ठीक है, तो समाजशास्त्र, देखो, इतिहास जो है वो जो प्राचीन, जो बीत चुका है, बीते समाज की व्यवस्था के बारे में अध्ययन करता है।
वो चीज़ बताता है। और समाजशास्त्र जो है अभी वर्तमान में जैसे सामाजिक संबंध है, ठीक है, मानव का एक दूसरे के साथ, वातावरण का एक दूसरे के साथ, मतलब मानव के साथ, सभी जीवों के साथ। तो समाजशास्त्र जो है वर्तमान समाज का अध्ययन करता है, और इतिहास जो है पुराने समाज का जो अध्ययन, जैसे आपने सुना होगा मौर्यन साम्राज्य, ठीक है, बहुत राजा रजवाड़े हुए करते थे पहले, आदिमानव समाज, ये सब, ठीक है ना, पूरा पाषाण काल, ये सब, नवपाषाण काल, ये सब जो समाज थे, उनका अध्ययन है इतिहास। और समाजशास्त्र मतलब दोनों ही इतिहास ही मतलब एक प्रकार से इतिहास ही बन जाते हैं। लेकिन समाजशास्त्र क्या है, वर्तमान स्वरूप है, इतिहास जो है भूतकाल है, ठीक है, जो बीता हुआ समाज का है, स्वरूप था उसका अध्ययन। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में घनिष्ठ समाजशास्त्र में संबंध है। देखो, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में संबंध क्या है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक मनोविज्ञान में हम युद्ध मनोविज्ञान, समूह मस्तिष्क, भीड़ व्यवहार, फैशन, पूर्व धारणा, जनमत, समाजीकरण तथा प्रचार आदि का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र युद्ध को एक मानसिक प्रक्रिया मानता है। प्रचार, जनमत, भीड़ व्यवहार आदि सामाजिक विषय हैं। अतः समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है। तो जैसे कोई समाज है, उसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, सभी का मनोविज्ञान अलग है। मनोविज्ञान मतलब कि सोचने समझने का तरीका, ठीक है, और उसके अनुसार जो भी धारणाएं बनाते हैं, उसी के अनुसार वो फैशन करता है, ठीक है, समूह में रहता है, अकेला रहता है, ये सब समाजशास्त्र का ही एक रूप है। और समाजशास्त्र में सभी का मनोविज्ञान अलग अलग होता है, बस वही मतलब है, यही संबंध है, ठीक है। तो समाज अगर निर्मित होता है, उसमें बहुत सारे लोगों का मनोविज्ञान, यानी उनका, उनकी धारणाएं, उनका व्यवहार, सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य से अभिप्राय मानव द्वारा अपने अध्ययन के उद्देश्यों, सुविधाओं एवं सीमाओं को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया दृष्टिकोण है। सभी वैज्ञानिक अपने विषय के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए घटनाओं का अध्ययन करते हैं। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक अपने विषय के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जब अध्ययन करता है तो उसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। देखिए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब जैसे आप विज्ञान समझ, सपोज दैट आप विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, तो विज्ञान की कई शाखाएं हैं। तो भौतिक विज्ञान है, तो आप सिर्फ अपने उस भौतिक विज्ञान, वही आपका परिप्रेक्ष्य हो जाता है, मतलब उद्देश्य एक प्रकार से कह सकते हैं। तो आप उसी से रिलेटेड पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, इस पे जो भी बल लगते हैं वो उसका अध्ययन करेंगे। तो आप, अगर जीव विज्ञान आपका परिप्रेक्ष्य बन गया तो आप जीवों का अध्ययन करेंगे। वैसे सामाजिक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य क्या है, मतलब आप समाज में लोगों का अध्ययन करेंगे, वातावरण के साथ उसका संबंध का अध्ययन करेंगे, ठीक है, समाज कैसे निर्मित हुआ, इनका सबका निर्माण, इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है, कैसे उसमें विध्वंसक चीजें उत्पन्न होती हैं उसका अध्ययन करेंगे, उसका उसको तोड़ने के उपाय करेंगे, ठीक है, सारी चीजों को उसमें लाभ हानि, प्रभाव दुष्प्रभाव, सभी चीजों का अध्ययन करेंगे समाज में। तो ये समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य होगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6, राज्य। देखिए, राज्य क्या है। आज राज्य शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। वर्तमान समय में यह एक महत्वपूर्ण संस्था है। राज्य वह संस्था है जो मानव समाज को व्यवस्था, संगठन एवं सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है जो किसी निश्चित भूभाग पर अस्थायी रूप से बसा हुआ है। जैसे भारत एक निश्चित भूभाग पर है कि नहीं, ठीक है, उसी को राज्य की संज्ञा दे दी जाती है, मतलब संविधान की भाषा में, ठीक है। और अरस्तु के अनुसार क्या है, राज्य परिवारों तथा ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। गार्नर के अनुसार क्या कह रहे हैं, राजनीति विज्ञान और सार्वजनिक कानून की धारणा के रूप में राज्य संख्या में कम तथा अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश में एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रहता हो, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो, और जिसका एक ऐसा संगठित शासन हो जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता हो। देखो, जैसे संविधान में भारत को एक राज्य बोलते हैं, ठीक है, भारत को एक राज्य बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। लेकिन अब हमारे जो क्या कहते हैं व्यवहारिक भाषा में, भारत एक देश है और उसमें कई सारे राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित या 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश एक निश्चित भूभाग में है, ठीक है,
निश्चित भूभाग में है तो वहाँ पर एक मतलब राज्य कम ही होते हैं, लेकिन एक राज्य में बहुत सारे लोग होते हैं। अब उसमें जो जो भी नियम बनाएगा उसके अनुसार वो सभी की पालना क्या करेंगे, सभी नागरिक करते हैं, वही है राज्य। समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 7 है, धर्म का आधार विश्वास है। धर्म क्या है? धर्म का आधार विश्वास है। धर्म अलौकिक शक्ति से संबद्ध क्रियाओं तथा विश्वासों का नाम है। आगबर्न तथा निम्नकॉक के अनुसार धर्म मानवोपरि शक्तियों के प्रति अभिवृत्ति है। मैलिनोवस्की के अनुसार धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही क्रियाओं की एक व्यवस्था भी। धर्म एक समाजशास्त्री घटना के साथ साथ एक व्यक्तिक अनुभव भी है। ठीक है। एडवर्ड टायलर के अनुसार क्या है? आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म है। देखो, इसमें तो धर्म को आध्यात्मिक तत्व से जोड़ दिया गया है। धर्म इति धारते, आपने गीता में सुना होगा, श्रीमद् भागवत गीता में। धर्म इति, धर्म वही है जिसे धारण किया जा सके। ठीक है। अपना कर्म जो सही सही चीज है उसे कर्म करना ही धर्म है। ठीक है। तो लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें परिभाषा के अनुसार क्या है कि आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही, जैसे भगवान में विश्वास करना। ठीक है। और इस पृथ्वी का उत्पत्ति भगवान से मानना। ठीक है। ये सब चीजें जो हैं विश्वास, एक विश्वास है। ठीक है। तो इसी को धर्म इसमें बताया गया है। इसमें कौन कौन से राइटर हैं, आगबर्न और निम्काक के अनुसार है, इनको पढ़ लेंगे। जिसमें कहा गया है कि धर्म मानवों परि शक्तियों के प्रति अभिवृत्ति है, मतलब मानव से ऊपर वाली शक्तियां जो होती हैं, जैसे भगवान। ठीक है। तो उसे धर्म कहते हैं। ठीक है। मैलिनोवस्की के अनुसार जैसे धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही क्रियाओं की एक व्यवस्था भी। धर्म एक समाज शास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिक अनुभव भी है। ठीक है। और एडवर्ड टायलर के अनुसार सुन ही चुके हैं, आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म है। ठीक है। भगवान में विश्वास ही धर्म है। बस इतना समझिए आप। इसके बाद फिर है प्रश्न नंबर 8, समाजशास्त्र की प्रकृति। वीर स्टीड ने समाजशास्त्र की प्रकृति के संदर्भ में जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है वे निम्नलिखित हैं। वीर स्टीड ने समाजशास्त्र की प्रकृति के संदर्भ में जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है वे निम्नलिखित हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, पता ही है। ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। ठीक है। इसमें प्राकृतिक चीजों का अध्ययन नहीं किया जाता है, सिर्फ समाज का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्या है, समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं। मतलब एक वास्तविक विज्ञान है जिससे हम हमेशा परिचित होते रहते हैं। ठीक है। हमारा समाज हमें, हमारे जिस समाज में रहते हैं उस समाज में रोज हमारा परिचय होता रहता है, रोज वास्तविकता को उसको देखते हैं। ठीक है। इसमें एक आदर्श विज्ञान नहीं है। मतलब क्या, इसमें जरूरी नहीं कि सारी चीजें एकदम नियम से ही चलें, कभी कभी बेनियम भी हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं। समाजशास्त्र मतलब एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं। इसका जो भी मतलब है आप समझ लेंगे। ठीक है। इसको थोड़ा ज्यादा व्याख्यान हो जाएगा। अब चौथा पॉइंट है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं। समाजशास्त्र, ठीक है। अब एक समाज जो है, एक हम देखते हैं बन गया है, लेकिन समाज जो है वो एक, उसे हम छू नहीं सकते। ठीक है ना, बस बोल सकते हैं, अमूर्त है ये। ठीक है। मूर्त विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र, पांचवा पॉइंट क्या है, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान नहीं। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, मतलब बहुत साधारण विज्ञान है। ठीक है। बहुत कोई इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं आती है इसमें। ठीक है। विशिष्ट विज्ञान नहीं है। उसके बाद छठवां पॉइंट है, समाजशास्त्र तार्किक एवं अनुभव सिद्ध विज्ञान है। ठीक है। इसमें एक, जैसे कोई समाज है तो उसमें एक तर्क भी दिया जा सकता है। ठीक है। इतने लोग रहेंगे तो समाज माना जाएगा, अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है। अब इस प्रकार रॉबर्ट वीर स्टीड के अनुसार समाजशास्त्र एक वास्तविक सामाजिक विशुद्ध अमूर्त तार्किक एवं अनुभव सिद्ध तथा सामान्य विज्ञान है। बस इतने जितने पॉइंट हैं उतना ही ध्यान रहे बस आप। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 9, समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। देखो, गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के विषय में अपना मत व्यक्त किया है जो निम्नलिखित है। जैसे पहला, सामाजिक रचनाकार या आकार की। इस वर्ग में उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिनके व्यवहार नियंत्रित होते हैं, जैसे समूह, समुदाय, समितियां आदि। ये सामाजिक रचनाकार की आकार की, जिसमें समूह होता है कोई। ठीक है। व्यक्तियों का समूह होता है, समुदायों का समूह होता है। ठीक है। समितियों का समूह होता है। इसके बाद दूसरा क्या है, सामाजिक नियंत्रण। इसके अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें मानव व्यवहार नियंत्रित होते हैं, जैसे कानून, धर्म, नीति, संघर्ष। ठीक है। कानून और धर्म, बस इतना समझ लें। सामाजिक नियंत्रण, इससे कानून के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, धर्म से नियंत्रण किया जाता है। और तीसरा क्या है, सामाजिक प्रक्रियाएं।
इसमें उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो विभिन्न वर्गों में प्रचलित रहती हैं, जैसे अंतरक्रियाएं, संबंध, सहयोग तथा संघर्ष। ठीक है। संबंध मतलब जैसे रिश्तेदारी, सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। ठीक है ना। रिश्तेदारी भी क्या है, और उसमें मदद भी, सहयोग जिसको करते हैं, ये भी सामाजिक क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं जिसे बोलते हैं। देखो सामाजिक व्याधिकी क्या है, इसके अंतर्गत सामाजिक विघटन, अपराध, निर्धनता, बेकारी, आत्महत्या आदि व्याधियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये व्याध है, रोग की तरह होता है। जैसे अपराध है, समाज में अपराध होते हैं तो वो रोग ही है समाज का। ठीक है। क्योंकि समाज का विघटन करता है। ठीक है। निर्धनता, गरीबी, आत्महत्या, ये सब सामाजिक व्याध है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 क्या है, वैज्ञानिक पद्धति। देखो जिस पद्धति से विज्ञान का विकास हो रहा है उसे वैज्ञानिक पद्धति कहा जा सकता है। लुंड वर्ग के अनुसार मोटे तौर से वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या है। मोटे तौर पर क्या है, देखो जिस पद्धति से विज्ञान का विकास हो रहा है उसे वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। वैज्ञानिक पद्धति क्या, प्रयोग पर आधारित होता है। ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति प्रयोग पर आधारित होता है, बस इतना ध्यान रहे। लुंडबर्ग के अनुसार क्या है, मोटे तौर से वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या है। जो भी आप बात कहेंगे उसका बढ़िया व्यवस्थित तरीके से उसका पहले निरीक्षण करो। ठीक है। वर्गीकरण करो, फिर उसको बताओ, प्रयोग करो, तब जाके बताओ। यही वैज्ञानिक पद्धति है। अब आता है वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरण होते हैं। देखो वैज्ञानिक पद्धति के मुख्य चरण होते हैं। जैसे पहला है अवलोकन, फिर अवलोकन लिखना, फिर तीसरा है वर्गीकरण, फिर चौथा है सामान्यीकरण तथा परीक्षण। ठीक है। ये सब क्या है, वैज्ञानिक वैज्ञानिक पद्धति के मुख्य चरण होते हैं। ठीक है। पहले अवलोकन, पहले किसी चीज़ को देखते हो, फिर उसको बारे में लिख लेते हो, फिर उसको क्लासीफाई करते हो, वर्गीकरण करते हो, नहीं नहीं ये इसमें का है, ये इसमें का नहीं है। फिर सामान्यीकरण कहते हो इसके इतने सारे लक्षण हैं। फिर जाके परीक्षण करते हो, प्रयोग करते हो, तब जाके व्याख्या करते हो। ठीक है। यही वैज्ञानिकरण के चरण होते हैं। प्रश्न नंबर 11 है सामाजिक स्तरीकरण। देखो विभिन्न सामाजिक समूहों का किसी आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित हो जाना ही स्तरीकरण कहलाता है। जैसे बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार से एक दिए गए समाज में व्यक्तियों का विभाजन है, जैसे उच्च वर्ग, मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग। ठीक है। मरे के अनुसार स्तरीकरण समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है। स्पष्टतः सामाजिक स्तरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का ऊंच नीच के आधार पर समूहों में विभाजन हो जाता है। देखो आप ये इस चीज़ से बिल्कुल परिचित हैं कि समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम उच्च जाति के हैं, निम्न जाति के हैं। ठीक है। तो ये एक प्रकार से एक ये भी व्याधि है समाज का। ठीक है। भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान स्तर पे होना चाहिए, सभी सभी को बराबर माना जाता है संविधान के अनुसार। लेकिन अब ये जो स्तरीकरण है मतलब क्या, ऊंच नीच में भेदभाव, मतलब ऊंच नीच के आधार पर विभाजन जो होता है वही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। ठीक है। बस यही है, लास्ट वाला लाइन ध्यान रखें। इसके बाद है कि 12, प्रश्न नंबर 12, परिवार का शाब्दिक अर्थ क्या है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द परिवार आंग्ल भाषा के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतर है। ठीक है। परिवार शब्द का यह लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है। फैमुलस का लैटिन भाषा में अर्थ है एक ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्य अर्थात माता पिता, संतान, यहाँ तक कि नौकर तथा गुलाम इत्यादि आ जाते हैं। जैविक दृष्टि से परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री एवं पुरुष को पति एवं पत्नी के रूप में यौन संबंध की स्थापना एवं प्रजनन, संतान उत्पत्ति हेतु समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से परिवार को स्त्री एवं पुरुष का एक ऐसा समूह कहा जा सकता है जो विवाह संबंधों, रक्त संबंधों या गोद लेने की व्यवस्था से निर्मित होता है। इसके सदस्य आयु, लिंग एवं अन्य संबंधों के आधार पर अन्य भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं तथा एक घर के रूप में पहचाने जाते हैं। ठीक है। तो परिवार का शब्द का यही अर्थ, शाब्दिक अर्थ है कि क्या है, क्या मतलब है, जिसमें विवाह भी होता है। ठीक है। विवाह से जब ये दो लोग दो सदस्यों का क्या कहते हैं संबंध बनता है, यौन संबंध बनता है, उसमें फिर संतान उत्पत्ति होती है, तो एक परिवार का निर्माण हो जाता है। यही सब है परिवार का शाब्दिक अर्थ। इसमें बहुत सारे संबंध बनते हैं, बुआ फूफा चाचा जो भी है, भतीजा दादा दादी, ये सब। ठीक है। मम्मी पापा सब, ये सब क्या है, परिवार की परिभाषा है ये। घर बनता है, समाज बनता है, सब परिवार के रूप ही बन जाते हैं। ठीक है। अब आती है परिवार की परिभाषा। परिवार विवाह, रक्त संबंधों तथा अथवा नातेदारी संबंधों से बंधे हुए व्यक्तियों का वह छोटा संगठन है जिसमें वैश्विकता, प्राथमिकता तथा स्थायित्व जैसे गुणों की प्रधानता होती है। वही समझ में आ गया होगा। ठीक है। रक्त संबंध होता है। ठीक है। माता पिता बेटे का सब सबका रक्त संबंध होता है। रक्त संबंध मतलब क्या, खून का रिश्ता। ठीक है। परिवार होता है, विवाह होता है। ठीक है।
मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, ये बहुत खतरनाक लेखक हैं, इनको याद रखना, ठीक है, कोटेशन में बहुत ही काम करेंगे। परिवार उस समूह का नाम है जो यौन संबंधों पर आश्रित है और इतना छोटा और शक्तिशाली है जो जन्म और पालन संत संत के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। अब इसमें संत लिखा है, हालांकि बालक भी हो सकता है, ठीक है। किंग्सले डेविस के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें सगोत्रता के संबंध होते हैं और जो इस प्रकार एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं, मतलब इसमें गोत्र भी समान होते हैं एक परिवार का, ठीक है, और उसमें खून का रिश्ता होता ही है, रक्त संबंध होते ही हैं, ठीक है, इसे परिवार बोलते हैं। आप देखो संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार का मतलब जॉइंट फैमिली आपने सुना होगा, मतलब चाचा चचेरा भाई, परिवार अपना, तुम हो ही, और चचेरा भाई, फुफेरा भाई, ये सब मतलब इकट्ठा रहते हैं, मतलब ठीक है, इसी को संयुक्त परिवार बोलते हैं, हालांकि पढ़ देते हैं हम इसको। एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है। वे एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और परिवार किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों व दायित्वों को निभाते हैं, ठीक है। मैकाइवर एवं पेज ने समिति, ओह सॉरी सॉरी, इधर है, अभी यहाँ पर है। दुबे का कथन है कि यदि कोई मूल परिवार एक साथ रहते हों और उनमें निकट का संबंध हो, एक स्थान पर भोजन करते हों और आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप को संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। एक संयुक्त परिवार में दादा दादी, दादा, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई व उनकी पत्नियां व बच्चे, विधवा बहनें व बेटियां होती हैं। हिंदुओं में और प्रमुखतः ग्रामों में संयुक्त परिवार का प्रचलन अधिक है, ठीक है। एक परिवार में, ठीक है, सारे लोग हैं, आपके दादा दादी हैं, आपके पापा हैं, ठीक है, आपके चाचा हैं, चाचा के लड़के भी हैं, आपके आपके पापा के लड़के आप खुद ही हैं, ठीक है, ये सब एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, तो इसे संयुक्त परिवार कहते हैं, एक लाइन में। प्रश्न संख्या 15, समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र में संबंध क्या है? राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो राज्य की उत्पत्ति, विकास तथा विशेषताओं, राज्य के संगठन, सरकार की शासन प्रणाली, उससे संबंधित समितियों, संस्थाओं तथा कार्यों का अध्ययन करता है। ये सभी संस्थाएं समाज का अंग हैं। इसी कारण समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। राजनीतिक शास्त्र को एक विशेष सामाजिक विज्ञान कहते हैं। इसका संबंध संबंध इसका संबंध संपूर्ण सामाजिक जीवन के राजनीतिक भाग से होता है। समाजशास्त्र राजनीतिक संस्थाओं का अपने मूल्यों तथा आदर्शों का ज्ञान कराता है। राजनीतिक संस्थाओं पर भी सामाजिक जीवन का प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट है कि राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र के बिना अशक्त तथा समाजशास्त्र राजनीतिक शास्त्र के अभाव में अधूरा है। कोई समाज है जैसे, अब उसको चलाने के लिए मतलब कानून बनाने पड़ते हैं, ठीक है, कानून बनाने पड़ते हैं, मंत्री शंत्री आप समझ ही रहे हैं, आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है, डीएम एसडीएम, ये सब राजनीतिक तंत्र हैं। और अब कोई समाज है, उसको चलाने के लिए क्या कहते हैं, उसका मुखिया क्या होता है, गांव का प्रधान, ठीक है। तो राजनीति से जुड़ा हुआ आदमी है। और उसके बाद समाज आपका है ये गांव, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं, गांव को चलाने के लिए क्या होता है, प्रधान मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है, वहाँ की सड़कें, सारी व्यवस्था को वही संचालित करता है, ठीक है, उसके ऊपर डीएम एसडीएम, इसके बाद मुख्यमंत्री, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र एक दूसरे से बहुत संबंधित हैं, ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 16, बहिर्विवाह सॉरी, काफी ज्यादा बोलते बोलते टंग ट्विस्ट हो जाती है। बहिर्विवाह, बहिर्विवाह उस विवाह को कहते हैं जिससे विवाह गोत्र, प्रवर और सपिंड के बाहर किया जाता है। वास्तव में भारत में वैवाहिक संबंधों की सीमा बहुत संकुचित कर दी गई है। हिंदू विवाह में अनेक निषेध लागू किए गए हैं। इन्हीं निषेधों के कारण बहिर्विवाह प्रचलित हुआ। ये निषेध हैं: गोत्र में विवाह करने का निषेध, प्रवर में विवाह करने का निषेध, सपिंड में विवाह करने का निषेध। ये बहिर्विवाह का मतलब क्या है कि अपने अपने क्या कहते हैं, गोत्र से बाहर वाले गोत्र, मतलब अपना अपना गोत्र मैच ना हो, उससे बाहर गोत्र, मतलब दूसरे गोत्र से शादी करना, गोत्र वाले पुरुष या महिला से शादी करना, ठीक है। अपने सपिंड मतलब एक ही गांव में शादी ना करना, दूसरे गांव के, एक ही गांव में शादी नहीं करना, मतलब बाहर वाले गांव से या फिर कुछ दूर से दूसरे गांव से शादी करना, गांव की लड़की मतलब जो भी स्त्री पुरुष हो उससे शादी विवाह करना, ठीक है। यही बहिर्विवाह है। जैसे गोत्र में विवाह करने का निषेध, अपने ही गोत्र, जैसे समान गोत्र है तो उसमें विवाह नहीं कर सकते आप।
प्रवर विवाह हिंदू धर्म में है। और प्रवर में विवाह करने का निषेध है। सपिंड में विवाह करने का निषेध, मतलब एक ही गांव में शादी नहीं करनी चाहिए, दूसरे गांव वाले के गांव में शादी करनी चाहिए, ऐसा चीजें। ये हिंदू हिंदू धर्म में ये निषेध लागू किए गए हैं, ठीक है। बहिर्विवाह है ये। अब है बहुलवाद। बहुलवाद क्या है? किसी सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक व्यवस्था में अनेक व्यवस्थाओं अथवा उपव्यवस्थाओं की मौजूदगी को बहुलवाद कहते हैं। इनमें सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार की बहुलताओं का समावेश हो सकता है। इस आधार पर किसी राष्ट्र अथवा राज्य में भाषाई बहुलवाद, प्रजातीय बहुलवाद, धार्मिक बहुलवाद आदि संभव है। सांस्कृतिक बहुलवाद में अनेक समूह अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताओं, प्रतिमानों, उपव्यवस्थाओं और संस्थानों को बनाए रखते हैं। इन विशिष्ट विशेषताओं जैसे क्षेत्र, धर्म, भाषा, प्रजाति तथा जाति की सीमाओं को समाप्त नहीं किया जाता, अपितु सभी को अपने अपने क्षेत्रों में रहने और विकास करने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, ये बहुलवाद है, इसको आप पढ़ लेंगे, जिसमें क्या ही समझाएं। मतलब ये एक ही धर्म जाति के बहुत सारे लोगों का जो इकट्ठा हो जाना और उसके बारे में बातें करना, यही सब बहुलवाद है, ठीक है। अपनी सांस्कृतिक विशेषता, उसमें उस धर्म में क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका प्रदर्शन करना, ये सब बहुलवाद है। समिति क्या होती है, देखिए। कमेटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। जब कुछ व्यक्ति संगठित होकर संगठित रूप से सोच विचार कर एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपस में मिलकर एक संगठन को जन्म देते हैं, तो उस समूह या संगठन को समिति कहते हैं, ठीक है। समिति मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। जैसे आपको गाँव में कुछ काम करना है, ठीक है? तो आप कुछ पढ़े लिखे लोगों को या फिर समझदार लोगों को एक संगठन बनाते हैं, कुछ लोगों को मिलके। आपका उद्देश्य होता है कि आपको सिर्फ सड़क बनाना है, तो आप सड़क के बनाने के विचार में ही उसमें उसी आप 8-10 लोग जो रहेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे गांव वालों से, उसके बाद सड़क का निर्माण करेंगे या फिर कोई और व्यवस्था जो करनी हो उसका निर्माण करेंगे, ठीक है। तो समिति होती है, अलग अलग संगठन। ये सड़क बनाने वाला संगठन हो गया, और उसके बाद फिर लोगों को नियंत्रित करने वाला संगठन बन जाएगा। वो भी ऐसे ऐसे अलग संगठन होते हैं, उसे समिति बोलते हैं या कमेटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ लेखक के अनुसार मैकाइवर एवं पेज ने समिति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामान्य रूप से किसी एक हित या कुछ हितों की प्राप्ति के लिए निर्मित संगठन को समिति कहते हैं। बोगार्ट्स के समझ में आ ही गया होगा। बोगार्ट्स के अनुसार समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 19 से क्या है? नातेदारी का अर्थ और परिभाषा दीजिए। नातेदारी से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है जो कि प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर संबंधित है, अर्थात विवाह या रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति नातेदार, रिश्तेदार, ठीक है, नातेदारी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि नातेदारी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिन्हें रक्त संबंध या वैवाहिक संबंध के कारण नातेदार या संबंधी माना जाता है। रॉबिन फॉक्स के अनुसार नातेदारी का तात्पर्य कुछ स्वजनों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों से है। यह स्वजन चाहे वास्तविक हों या कल्पित समान रक्त वाले हों। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है तथा सामाजिक संबंधों के प्रथागत स्वरूप का आधार है। ठीक है, रिश्तेदारी नातेदारी आप समझ रहे हैं, ठीक है। अपने वंश, अपने ही जाति, ये सब जो भी इसमें रिश्ता निभाया जाता है, ठीक है, वही नातेदारी है, ठीक है। और ये रिश्ते अपनी जाति या फिर धर्म के आधार पर ही नहीं, अपने दोस्तों से भी, अलग समुदायों से भी जो रिश्तेदारी या नातेदारी पहचान होता है, व्यवहार होता है, वो भी नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। बस यही मतलब है इसके अंतर्गत, ठीक है। सामाजिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है? सामाजिक गतिशीलता एक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप लोग समाज में एक स्थिति से दूसरी स्थिति को प्राप्त करते हैं। लिपसेट तथा वेनेडिक्स ने लिखा है कि जब हम सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन करने बैठते हैं तो हम लोगों की गतिशीलता, जो एक पद में चाहे वह उच्च हो या निम्न, का भी अध्ययन करते हैं जो सामाजिक व्यवस्था में घटित होता है, ठीक है। ये सामाजिक गतिशीलता है। सामाजिक गतिशीलता के जिसमें सामाजिक गतिशीलता का एक ही मतलब है कि आप समाज में जो क्रिया करते हैं ना, जो समाज कोई भी क्रिया करते हैं, आप उसमें गतिशील रहते हैं, ठीक है। एक स्त्री, जैसे आप कहीं से आप अपने घर से कहीं जा रहे हैं तो सामाजिक गतिशीलता है,
किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं, तो गतिशीलता है, सामाजिक गतिशीलता यही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मानव द्वारा आदिकाल से ही ज्ञान का संचय किया जाता रहा है। प्रत्येक नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी द्वारा कुछ ज्ञान संचय सामाजिक विरासत में प्राप्त होता है और कुछ वह स्वयं अर्जित करता है। मानव की प्रत्येक पीढ़ी में सीखने की प्रक्रिया की सहायता से और हस्तांतरण द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती गई है। ज्ञान की यह परंपरागत श्रृंखला ही शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य ने अपने मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति की है। शिक्षा ने ही मानव को पशु स्तर से ऊंचा उठाया है और श्रेष्ठ सांस्कृतिक प्राणी बनाया है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है। तो शिक्षा की अवधारणा यही है कि आप देखो, आप भी अगर आपके अंदर ज्ञान हो तो आप भी पशु के समान ही रहो, और मतलब पशु के समान ही हो। ठीक है। लेकिन आपके अंदर जब शिक्षा आती है, तो आप तब मनुष्य कहलाते हैं। ठीक है। क्योंकि मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता है, तो आप मनुष्य कहलाए। ठीक है। बाकी पुराने जब क्या कहते हैं, आदि मानव जब आप थे, तो तब कोई भी भेदभाव नहीं था, सब कुछ सभी समान था। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा होगी, उसी तरह व्यवस्थाएं बनती गई। ठीक है। तो यही शिक्षा की अवधारणा है कि आपको सबसे अलग बना देती है। ठीक है। जिससे महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। देखो, गांधी क्या कह रहे हैं कि बच्चे के अंदर जो ज्ञान होता है ना, वो रहता ही है पहले से ही, बस शिक्षा के द्वारा हम उसको उसके गुणों का विकास कर देते हैं, उसका विकास हो जाता है। यही क्या कहते हैं, शिक्षा है। द्वितीयक समूह क्या होता है? द्वितीयक समूह वह समूह हैं जिनमें घनिष्ठता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, उनमें परोक्ष संबंध होते हैं। इन समूहों का मानव जीवन में दूसरा स्थान है। चार्ल्स कुर्ले के शब्दों में द्वितीयक समूह ऐसे समूह हैं जो घनिष्ठता रहित हैं और इनमें प्रायः अधिकतर अन्य प्राथमिक तथा अर्ध प्राथमिक विशेषताओं का अभाव रहता है। के डेविस के मतानुसार क्या है? द्वितीयक समूहों का आकार इतना बड़ा होता है कि इससे कोई भी दो सदस्य ना तो एक दूसरे से घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं और ना ही व्यक्तिगत रूप में एक दूसरे को जानते हैं। संक्षेप में, द्वितीयक समूह वह हैं जिनमें सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को जानना आवश्यक नहीं होता। ऐसे सदस्यों में शारीरिक निकटता भी अनिवार्य नहीं है। इन समूहों में संबंध औपचारिक, विशिष्ट एवं हस्तांतरणीय होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि द्वितीयक समूह वह होते हैं जिसमें क्या होता है कि आप कहीं भी काम करने जा रहे हैं, ट्रेन पे बैठ रहे हैं, तो जो आपके सामने बैठा है, आप उसको जानते नहीं हैं। ठीक है ना? लेकिन एक समूह में तो है ना, एक समूह में है, तो एक ट्रेन में एक समूह में कई सारे लोग रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं है। कोई भी चीज़, अगर समोसा बेचने वाला है तो पैसा दो, समोसा लो। ठीक है। तो एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन समान व्यक्ति, मतलब वस्तुओं का स्थानांतरण होता रहता है। तो यही है द्वितीयक समूह। ठीक है। समुदाय क्या है? समुदाय की परिभाषा, एक समाज जिसका निवास एक निश्चित भूभाग पर होता है, समुदाय कहलाता है। मैकाइबर तथा पेज के अनुसार, जिस किसी स्थान पर एक छोटे अथवा बड़े समूहों के सदस्य एक स्थान पर रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, और तो उस समूह को समुदाय कहते हैं। बोगार्ट्स के अनुसार, समुदाय एक सामाजिक समूह होता है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना हो और जो किसी निश्चित स्थान पर रहता है। अस्पष्टता, समुदाय की धारणा में तीन तत्व होते हैं: एक निश्चित भूभाग, सामुदायिक भावना तथा जीवन की संपूर्णता। देखो, समुदाय के क्या मतलब है? जैसे आपका एक गांव है, ठीक है ना? ये यहाँ पर कुछ लोग जो इकट्ठा होते हैं, वो एक समुदाय के रूप, मतलब बहुत प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ठीक है। लेकिन इकट्ठा रहते हैं, तो वो एक समुदाय बन जाता है। ठीक है। और उसी को समाज समाज भी बोलते हैं। तो गांव में कई तरह के लोग रहते हैं, कई प्रकार के लोग रहते हैं, सभी के लोगों के एक साथ रहते हैं, तो उसे समुदाय बोलते हैं। ठीक है। कम्युनिटी बोलते हैं उसे। जैसे जनजातीय समुदाय, जैसे जंगलों में बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं, तो जनजातीय समुदाय बोलते हैं। ठीक है। कई तरह के लोग रहते हैं वहाँ पे जंगलों में, तो जनजातीय समुदाय। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, समिति के दो प्रकार बताइए। देखिए, समिति के दो प्रकार, कमेटी के बारे में बात कर ही चुके हैं।
मैकइवर एवं पेज के अनुसार समिति वह समूह है जो किसी एक हित अथवा अनेक हितों की सामान्य पूर्ति के लिए संगठित हुआ हो। ठीक है। समिति के दो प्रकार निम्न है। आर्थिक समितियां, आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए गठित औपचारिक समितियां ही आर्थिक समितियां कहलाती हैं। उदाहरणार्थ व्यापार संघ, संयुक्त पूंजी कंपनियां, व्यवसायिक समितियां आदि। और दूसरा क्या है, मनोरंजनात्मक समितियां। इन समितियों के अंतर्गत क्लब, व्यायामशाला, नाट्यशाला तथा खेलकूद परिषद प्रमुख हैं। देखो ये समिति क्या होती है, जैसे आप सिनेमा देखते हैं, सिनेमा को जैसे आप व्यायाम जिम जाते हैं, जिम, ठीक है, तो वह एक कुछ लोगों ने जिम खोला हुआ है, तो वो एक कमेटी है उनकी, ठीक है, कि इसमें आएंगे लोग व्यायाम करेंगे। और कुछ लोग जैसे डांस क्लब खोलते हैं, तो वहाँ पे लोग आते हैं डांस करने के लिए, ठीक है, तो उनका उद्देश्य मनोरंजन करना होता है। इसी तरह व्यापार व्यापार करने के लिए एक संगठन बनाया जाता है, ठीक है, उसमें भी लोग रहते हैं, वो व्यापार से संबंधित कारोबार देखते हैं, तो उनको आर्थिक समितियां कहते हैं। ठीक है, यही चीजें होती हैं। विवाह, देखो विवाह फिर से आ गया। विवाह को एक अस्थायी सामाजिक संस्था माना जाता है। यौन संबंधी संतुष्टि स्त्री पुरुष की एक जैविकीय आवश्यकता है। विवाह के द्वारा स्त्री पुरुष को अपनी काम वासना संतुष्ट करने का कानूनी अधिकार मिल जाता है। विवाह करना यौन सुख के लिए समाज की स्वीकृति प्राप्त करना है। ठीक है। रॉबर्ट एच लोबी के अनुसार विवाह स्पष्टता समाज द्वारा स्वीकृत उस संगठन को प्राप्त करता है जो कि यौन सुख की संतुष्टि के पश्चात भी रहते हैं और इस प्रकार पारिवारिक जीवन के आधार बनते हैं। और देखते हैं इसमें क्या है। देखो, तो विवाह का मतलब ये क्या है कि कानूनी रूप से सभी लोगों के द्वारा स्त्री और पुरुष को एक साथ रहने और उनके बीच जो भी संबंध बनते हैं, यौन संबंध और पारिवारिक संबंध जो बनते हैं, उनको एक कानूनी मान्यता प्राप्त करना। ठीक है, यही विवाह है। बाकी आप समझ ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा वैसे भी आप लोग मेच्योर हो चुके होंगे। ठीक है। अब देखो समूह विवाह विवाह क्या होता है। इस प्रकार के विवाह में पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह कर लेता है। इसमें प्रत्येक पुरुष प्रत्येक स्त्री से यौन संबंध स्थापित करने में स्वतंत्र होता है। समूह विवाह जनजातियों में पाया जाता है तथा यह विवाह का प्रारंभिक रूप माना गया है। ली के अनुसार समूह विवाह से तात्पर्य उस विवाह से है जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक स्त्रियां परस्पर विवाह करते हैं। वेस्टरमार्क के अनुसार तिब्बत, भारत व लंका में यह विवाह पाया जाता है। ठीक है, समूह विवाह ये जनजातियों में ज्यादातर होता है। इसमें दो पुरुष एक साथ विवाह करते हैं दो स्त्रियों से। ठीक है, या दो स्त्रियां दो पुरुष से एक साथ विवाह कर लेते हैं परस्पर। ठीक है, अब इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से मुझे नहीं बताना है, आप सब समझदार हो। इसके बाद फिर हम आते हैं प्रश्न नंबर 27, एक विवाह किसे कहते हैं। एक विवाह के बारे में आप हमेशा देखते ही हैं, अपने गांव में किसी की भी शादी होती है तो वही एक विवाह है। एक विवाह सभी प्रकार के सभ्य समाजों में एक आदर्श विवाह माना जाता है। जब कोई पुरुष एक एक ही स्त्री से विवाह करता है तो उसे एक विवाह कहा जाता है। यद्यपि वेस्टरमार्क एवं मैलिनोवस्की जैसे विद्वान इसे व्यक्ति की एकाधिकार प्रवृत्ति का द्योतक मानते हैं, तथापि सामाजिक दृष्टिकोण से भी सामान्यतः एक विवाह ही अधिक मान्य है। इस प्रकार के विवाह में दोनों में से किसी एक पक्ष की मृत्यु के बाद ही पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की जाती है। दोनों पक्षों के जीवित होने की स्थिति में दूसरा विवाह करना पूर्णतः वर्जित होता है। मलिनोवस्की के मतानुसार एक विवाह की ही विवाह का सर्वश्रेष्ठ रूप है तथा भविष्य में भी बना रहेगा। ठीक है ना, तो ये एक विवाह आप समझ रहे हैं, जो भी आपके परिवार में शादियां होती हैं वो एक विवाह ही है। ठीक है, एक पुरुष एक ही स्त्री से शादी करता है। ठीक है। बहुविवाह से क्या तात्पर्य है। बहुविवाह से तात्पर्य उस विवाह से है जब एक पुरुष या एक स्त्री एक से अधिक जीवन साथी क्रमशः पति या पत्नी रखते हैं। इसके दो प्रमुख प्रकार हैं। बहुपत्नी विवाह, जब एक पुरुष एक ही समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो वह बहुपत्नी विवाह कहलाता है। एक जैसे एक आदमी कई सारी औरतों से शादी कर लेता है तो ये बहुपत्नी विवाह होता है। हिंदुओं में 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के पहले यह प्रथा प्रचलित थी। अनेक भारतीय राजा तथा नवाब लोग बहुपत्नी विवाह के कारण प्रसिद्ध थे। उनके लिए अधिक पत्नियां रखना उच्च स्थिति का प्रतीक माना जाता था। समझ रहे हो। मुसलमानों में बहुपत्नी विवाह अभी भी प्रचलित है। वैधानिक रूप से कोई भी मुसलमान एक समय पर 4 पत्नियां रख सकता है। मुसलमानों के अतिरिक्त अनेक जनजातियों जैसे भील, गोंड आदि में बहुपत्नी विवाह प्रचलित है। बहुपत्नी विवाह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वश्रिक बहुपत्नी प्रथा या पत्नी भगनी बहुविवाह तथा अस्वश्रिक बहुपत्नी
या पत्नी अभगिनी बहुविवाह। प्रथम में बहुविवाह, ठीक है। प्रथम में एक पति की सभी पत्नियां परस्पर बहनें होती हैं, जबकि दूसरे में एक पति की समस्त पत्नियां आपस में बहनें नहीं होती हैं, ठीक है। ये बहुविवाह के दो प्रकार हैं। फिर से पढ़ दे रहा हूँ मैं इसको। बहुपत्नी विवाह दो प्रकार के होते हैं। स्वाश्रिक बहुपत्नी प्रथा या पत्नी भगनी बहुविवाह, जिसमें क्या होती है, सभी एक पति की सभी पत्नियां जो है आपस में बहनें होती हैं। और अस्वाश्रिक बहुपत्नी या पत्नी अभगिनी बहुविवाह, तो इसमें क्या होता है, एक एक पति की सभी पत्नियां आपस में बहनें नहीं होती हैं। बहुपति विवाह क्या होता है, देखो। बहुपति विवाह बहुपत्नी विवाह का विपरीत रूप है। इस प्रकार के विवाह में एक स्त्री एक समय में दो या दो से अधिक पति रख सकती है, ठीक है। यह दो प्रकार का हो सकता है। भ्रातृक बहुपति विवाह, इसमें पत्नी के सभी पति सगे भाई होते हैं। तथा अभ्रातृक बहुपति विवाह, इसमें एक पत्नी के पतियों का सगा भाई होना आवश्यक नहीं है, जैसे ऊपर वाले में थी, ठीक है। तो ये चीजें अब सब प्रासंगिक नहीं रह गई हैं, बस इसमें लिखा है, आप बस इतना पढ़ लें, ठीक है। तो ये बहु विवाह से तात्पर्य क्या था, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको एक बार और पढ़ लेंगे आप, स्क्रीन को रोक करके, ठीक है। बाकी सुन तो लिए हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 29। सामाजिक मूल्य। प्रत्येक समाज के उचित लक्ष्य, आदर्श अथवा ऐसे मापदंड जिसके द्वारा एक व्यक्ति घटनाओं अथवा व्यवहारों का मूल्यांकन करता है, सामाजिक मूल्य कहलाता है। वुड्स के अनुसार मूल्य दैनिक जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करने के सामान्य सिद्धांत हैं। मूल्य न केवल मानव व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं, अपितु ये अपने आप में एक आदर्श एवं उद्देश्य भी हैं। जहाँ मूल्य होते हैं, वहाँ न केवल यह देखा जाता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, बल्कि यह भी देखा जाता है कि यह सही है या गलत, ठीक है। सामाजिक मूल्य का मतलब यही है कि समाज को चलाने के लिए कुछ सही नियम, ठीक है। यहाँ पे सही या गलत बहुत देखा जाता है, तो उसे सामाजिक मूल्य कहते हैं, ठीक है। जैसे लोगों से अच्छा व्यवहार करना एक सामाजिक मूल्य है, ठीक है। और उसमें अगर लोगों से अच्छे व्यवहार नहीं कर रहे हो तो सामाजिक मूल्य के विरुद्ध है, ठीक है। यही है सामाजिक मूल्य। सही या गलत की देखने की धारणा ही सामाजिक मूल्य है। और सात्मीकरण क्या है? सात्मीकरण सहयोग और व्यवस्थापन की ही तरह सहयोग और व्यवस्थापन की ही तरह एक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। इसे आत्मीकरण भी कहते हैं। अच्छा, क्योंकि इसका संबंध किसी भी चीज को आत्मा से स्वीकार कर लेने से है, ठीक है। सात्मीकरण व्यक्तिक विभिन्नता को एक रूपता में परिवर्तित करने वाली महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। सात्मीकरण की प्रकृति अस्थायी तथा आंतरिक होती है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य सामूहिक हितों की पूर्ति करता है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सात्मीकरण का अर्थ किसी गुण अथवा विशेषता को अपने में आत्मसात कर लेना है। बीसेंज के अनुसार सात्मीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह समान भावनाओं से मूल्यों तथा उद्देश्यों को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। तो सात्मीकरण वह चीज होता है जिसमें चाहे एक व्यक्ति हो या फिर कई सारे व्यक्ति हो, उन सबकी समान भावनाएं होती हैं, ठीक है। सभी का उद्देश्य रहता है कि जो अच्छी चीजें हैं, जो सही नियम है, उनका एक और उनका उद्देश्य जो होता है, उन सबको स्वीकार कर लेना, ठीक है। इसे आत्मीकरण भी कहते हैं, ठीक है। अगर आत्मीकरण और सात्मीकरण का प्रश्न आए तो दोनों में एक ही उत्तर लिखना है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 31। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति व्यक्ति के समूह अथवा समाज में पद का सूचक है। यह पद या तो व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः प्रदान किया जाता है या व्यक्ति स्वतः ही अपनी योग्यता द्वारा प्राप्त करता है, ठीक है। लिंटन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है, उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। आगबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार समूह में या दूसरे के साथ संबंधों के क्रम में एक व्यक्ति का जो स्थान है, वही उसकी सामाजिक परिस्थिति है। रॉबर्ट बीरस्टीड ने लिखा है, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। देखो इसमें क्या कह रहा है, परिस्थिति जो है यह एक ऐसा पद है जो या तो व्यक्ति को स्वतः प्रदान हो जाता है या व्यक्ति उसे अभी अपनी योग्यता के द्वारा प्राप्त करता है। जैसे कोई पद, ठीक है। अगर आप समाज में पैदा हुए हैं तो आप नॉर्मल इंसान है, ठीक है। लेकिन आप मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके कोई
ऊंचे पद पर चले जाएं तो एक परिस्थिति बन जाती है, ठीक है। इसे स्वतः या तो समाज से मिल जाता है या तो फिर मेहनत करके प्राप्त करता है व्यक्ति। यही है परिस्थिति। अब देखो समुदाय फिर आ गया है, समुदाय के बारे में पढ़ चुके हैं। यह समाज का एक समाज जिसका निवास एक निश्चित भूभाग पर होता है समुदाय कहलाता है, ठीक है। एक समाज जो होता है निश्चित भूभाग पर, जैसे एक गांव है निश्चित भूभाग है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है। उसमें कई तरह के लोग हैं। मैकाइबर तथा पेज के अनुसार जिस किसी स्थान पर एक छोटे अथवा बड़े समूह के सदस्य एक स्थान पर रहते हैं, किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, तो उस समूह को समुदाय कहते हैं। बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय एक सामाजिक समूह होता है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना हो और जो किसी निश्चित स्थान पर रहता हो। जैसे समुदाय होता है ना, उसमें हम की भावना का मतलब क्या, हम सब एक हैं, ये भावना होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 33, संघर्ष। संघर्ष प्रत्येक समाज और काल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का एक ही प्रकार सामाजिक प्रक्रिया का ही प्रकार है एक प्रकार है। सामाजिक संबंधों में भी संघर्ष हमेशा मौजूद रहता है। जब कोई व्यक्ति या समूह अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विरोधी व्यक्ति को हानि पहुंचाने, नष्ट करने, उसके हितों को चोट पहुंचाने का प्रयत्न करता है तो इसे संघर्ष कहते हैं, ठीक है। संघर्ष में शक्ति, हिंसा तथा प्रतिकार का सहारा लिया जाता है। सामाजिक संघर्ष में वह सभी कार्यकलाप सम्मिलित हैं जिनमें मनुष्य किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। संघर्ष को परिभाषित करते हुए डब्ल्यू ग्रीन का कहना है कि संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरोधी प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचार पूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। संघर्ष का मतलब पुराने जमाने से करें, इस समय संघर्ष तो पढ़ाई लिखाई है। पहले होता था कि एक दूसरे का राज्य हड़पने के लिए या फिर राज्य को जीतने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देना, नष्ट कर देना, ठीक है, ये सब संघर्ष रहता था। बस इतना ही काफी है। प्रश्न संख्या 34, संस्था। हाँ, तो संघर्ष में जो होता है कि राजे रजवाड़े जो होते थे ना, आपको पता ही होगा, इतिहास पढ़े होंगे। और प्रश्न संख्या 34, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं। संस्था सामाजिक नियमों तथा कार्य प्रणालियों की उस व्यवस्था का नाम है जो सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यक्तियों को अपने मूल्यों को अपने उद्देश्य को पूरा करने की अनुमति देती है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से यदि देखा जाए तो संस्था संस्कृत भाषा के दो शब्दों सम और स्था के योग से बना प्रतीत होता है। सम का अर्थ है एक साथ तथा स्था का अर्थ है बैठना। इस प्रकार संस्था का शाब्दिक शाब्दिक अर्थ एक साथ बैठना हुआ, अर्थात व्यक्तियों के एक साथ बैठकर कार्य करने से संस्था का बोध होता है। परंतु समाज शास्त्रीय दृष्टि से संस्था का अर्थ इससे विस्तृत है। समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्था मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का वह शक्तिशाली, नियमानुकूल एवं अमूर्त संगठन है जिससे समाज या सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो तथा जिसका क्रमशः विकास हो। धर्म, विवाह के नियम, उत्तराधिकार के नियम, संविधान, परीक्षा प्रणाली आदि संस्था के प्रमुख उदाहरण हैं। जैसे बोर्ड परीक्षा का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपकी बोर्ड परीक्षा कंडक्ट करवाता है। और उसके बाद ये एनजीओ होते हैं, सुने होंगे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। वो बहुत सारे सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने में ही समूह बनाते हैं और क्या कहते हैं, समाज का उद्धार करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर कहते हैं ना, सरकारी संस्था है ये, यहाँ पे मतलब नियम कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। वैसे ही संस्था, वही इसी को ऑर्गेनाइजेशन संस्था बोलते हैं। सहयोग क्या बोलते हैं, सहयोग क्या होता है, कोऑपरेशन, ठीक है। सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि लोक सहयोग सामाजिक जीवन का एक मूल आधार है। इसके अभाव में सामाजिक जीवन, सामूहिक जीवन, समाज और राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। सहयोग के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। बिना सहयोग के देश तथा समाज में उन्नति नहीं कर सकता। सहयोग को हम पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में समान रूप से देख सकते हैं। सहयोग के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर ग्रीन का कथन है कि सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या किसी समान इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर एवं सामूहिक प्रयत्न है। सहयोग आपको समझ में होगा, सहायता, ठीक है। हर संस्था, हर कमेटी किसी न किसी सरकारी सहायता, ठीक है, प्राइवेट सहायता, ठीक है, गांव में एक दूसरे की सहायता से ही जो है सामाजिक कार्य किया जा सकता है, ठीक है। तो यही है सहयोग, बस इतना ही समझे। भूमिका। भूमिका क्या है, वह सभी कार्य जिनको एक विशेष परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है, भूमिका कहते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति को समाज में विभिन्न सामाजिक पद प्राप्त होते हैं जिनके अनुरूप वह कार्य करता है या अपनी भूमिका निभाता है। एक व्यक्ति जो घर में पिता की भूमिका निभाता है, वह ऑफिस में क्लर्क या अन्य भूमिका को भी निभाता है। कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति को अन्य स्थानों या परिस्थितियों में अनेक प्रकार की भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने पद या परिस्थिति के अनुरूप किए जाने वाले कार्य या व्यवहार की भूमिका के नाम से ही जाने जाते हैं। भूमिका के संबंध में प्रोफेसर किंग्सले डेविस का कहना है कि अपनी स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्तविक तरीकों को कार्य या भूमिका कहते हैं। भूमिका का मतलब सीधा-सीधा रोल होता है। जैसे जैसे एक हीरो होता है फ़िल्म में, वो क्या कहते हैं वहाँ पे नायक की भूमिका निभाता है, ठीक है? जो भी उसे डायरेक्टर बोलता है वही करता है, ठीक है? तब एक फ़िल्म बनती है। वैसे यहाँ पे एक जैसे कोई पुलिस कांस्टेबल है या फिर पुलिस ऑफ़िसर है, वो भी अपनी भूमिका निभाता है। वो वर्दी पहनता है तो सिर्फ़ पुलिस मतलब पुलिस की ही भूमिका निभाता है, ठीक है? लोगों की सेवा करना, लोगों को कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें, ठीक है? सरकार की बातों को मानना, ये सब चीज़ें करता है। एक टीचर अपनी भूमिका निभाता है, शिक्षा देता है, ठीक है? माता-पिता अपनी भूमिका निभाते हैं, अपने बच्चों का पालन-पोषण करते हैं, ठीक है? आप भी बच्चे हो तो आपने पुत्र धर्म का पालन करते हैं, पुत्री धर्म का पालन करते हैं, ठीक है? यही है। संस्कृति, कल्चर जिसको बोलते हैं। समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्कृति को समाज की धरोहर या सामाजिक विरासत, सोशल हेरिटेज माना गया है। समाज द्वारा निर्मित भौतिक तथा अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृति में सम्मिलित करते हुए रॉबर्ट बीरस्टीड लिखते हैं कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। बोगार्ट्स के अनुसार संस्कृति किसी समूह के कार्य करने व सीखने की समस्त विधियों को कहते हैं। मैलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति मानव का हस्त उद्योग है तथा वह साधन है जिससे वह अपने साध्यों को प्राप्त करता है। देखो, कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की एक संस्कृति है। कई बहुभाषी मतलब बहुभाषी हैं, यहाँ पर बहुत सारे बहुभाषाओं का ये मतलब समागम है, ठीक है? यहाँ पर लोग साड़ी पहनते हैं, ये हमारी संस्कृति है। यहाँ पे लोग हिंदी बोलते हैं, ये हमारी संस्कृति है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, व्यक्ति के नैतिक विचार को नैतिकता को भी विकसित करती हैं, उसके सामाजिक विकास में भी सहायता करती हैं और उसको अपना लक्ष्य पाने में अपना उद्देश्य पाने में भी सहायता करती हैं संस्कृति, ठीक है? 38 है पशु समाज। विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किया जा सकता है। एक प्रकार का समाज उन जीवधारियों का है जिनके व्यवहार प्रतिमान वंशानुगत रूप से निर्धारित होते हैं। इस प्रकार के समाज को जैविक सामाजिक व्यवस्था या पशु समाज कहा जाता है। जीवधारियों द्वारा निर्मित समाज को जैविक सामाजिक व्यवस्था या पशु समाज के नाम से पुकारा जाता है। जैविक सामाजिक वर्ग में विभिन्न प्रकार के जीवधारी हैं। पशु समाज के जीवधारियों ने वंशानुगत गुणों के द्वारा सहज में ही अपने समाज के अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं। देखो, पशु समाज का मतलब यही है कि जैसे कोई भी मनुष्य है या फिर पशु है, ठीक है? तो वह अपने ही पूर्वजों की भांति विकास करता है, व्यवहार करता है। इसे पशु समाज की संज्ञा दी गई है, बस इतना समझिए, ठीक है? प्रश्न नंबर 39 है बहुसंस्कृतिवाद। बहुसंस्कृतिवाद से तात्पर्य एक निर्दिष्ट समाज में जिसमें एक से अधिक बहुसंस्कृतियों, धार्मिक समूहों, सांस्कृतिक समुदायों के लोग एक साथ रहते हों तथा बहुजातीय संस्कृति को स्वीकृति प्रदान कर सह-अस्तित्व में विश्वास करते हों। बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं। बहुसंस्कृतिवाद वाले समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव जैसे जातिवाद, प्रजातिवाद, संप्रदायवाद आदि विभेदकारी भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। यह समाज के लोगों को उनके अस्तित्व को अपने यथार्थ के रूप में अभिव्यक्त करने की अनुमति प्रदान करता है। बहुसंस्कृतिवाद एक आदर्श बहुसांस्कृतिक समाज में अनेक सांस्कृतिक विविधताओं को आश्रय प्रदान करता है। सामाजिक रूप में बहुसंस्कृतिवाद विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व के माध्यम से बढ़ी हुई विविधताओं के बावजूद भी समाज को एक मानता है। ठीक है? अब इसमें बहुसंस्कृतिवाद क्या है? जिसमें ना तो जातिवाद हो, ना प्रजातिवाद हो, ना संप्रदायवाद हो। सभी प्रकार के धर्म जाति के लोग एक साथ रहते हों और उनका उद्देश्य होता है विकसित राष्ट्र का निर्माण करना और सभी को आपस में बराबर देखना। ठीक है? सभी अपने आप को बराबर देखते हैं वहाँ पे। सभी अपने आप को बराबरी महसूस करते हैं और सभी इनका एक नियम होता है, उसी के अनुसार चलते हैं। इसी वजह से इसको कहते हैं बहुसंस्कृति, ठीक है? बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं।
एक साथ रहना और सामाजिक सामाजिक विकास करना, विकसित राष्ट्र का निर्माण करना, बस यही है बहुसंस्कृतिवाद। ठीक है? देखो सामाजिक समूह क्या होता है? जब एक ही व्यवसाय के व्यक्ति एक दूसरे में रुचि लेने लगते हैं, ठीक है? जब एक ही व्यवसाय के व्यक्ति एक दूसरे में रुचि लेने लगते हैं तो कहा जाता है कि वे एक समूह के सदस्य हैं। आगबर्न तथा निम्नकॉफ के अनुसार जब कभी दो अथवा अधिक व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं तथा परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। बोगार्ड के अनुसार एक सामाजिक समूह का विचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था में निहित है जिनका ध्यान कुछ समान उद्देश्यों पर हो तथा जो आपस में एक दूसरे को प्रेरित करें, जिसमें सामान्य व्यक्ति हो तथा जो सामान्य क्रियाओं में भाग लेते हों। देखो कुछ लोग जैसे मान लो सामाजिक समूह की बात कर रहे हैं ना हम, तो सामाजिक समूह यही है कि बहुत सारे लोग मान लो इकट्ठा हो गए, ठीक है? और उन सब का एक ही व्यापार में मतलब एक ही धंधे में मन लग गया, ठीक है? तो अब उनका एक ही समूह बन गया, ठीक है? अब उनको एक ही बोलेंगे, एक ही सामाजिक समूह बन गया है, ठीक है? अब उसी को संगठन बोल दे या कमेटी भी बोल दे, जिनका उद्देश्य एक ही होता है और एक ही प्रकार के व्यापार कर रहे हैं, व्यापार धंधे में संलग्न है, ठीक है? यही है सामाजिक समूह। अब है प्रश्न संख्या 41। सांस्कृतिक सापेक्षवाद। मानव ने अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों में निरंतर विकास एवं परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया है और अपनी संस्कृति को अधिक विकसित किया है। मानव की इसी विशेषता के कारण हमें सांस्कृतिक विभिन्नता देखने को मिलती है। इसी सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण ही सांस्कृतिक सापेक्षवाद जैसी अवधारणा का जन्म हुआ। सांस्कृतिक सापेक्षवाद से तात्पर्य है जब हम किसी संस्कृति को उसकी संस्कृति के मूल्यों, आदर्शों आदि के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं तो उसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। ठीक है, यही इतना ही लाइन इम्पोर्टेंट है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद से तात्पर्य है जब हम किसी संस्कृति को उसकी संस्कृति के मूल्यों, आदर्शों आदि के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं तो उसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसमें से ना तो कोई संस्कृति एक दूसरे से श्रेष्ठ होती है और ना ही हीन। ठीक है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। कोई सारी संस्कृतियाँ जितने भी यहाँ पे भारत में लोग रहते हैं सभी की संस्कृतियाँ यहाँ पे श्रेष्ठ मानी जाती हैं, कोई किसी से कम नहीं है। ठीक है, सभी संस्कृतियाँ अपने पर्यावरण तथा भौगोलिक विभिन्नताओं के कारण एक दूसरे से अलग होती हैं। उनमें सभी विभिन्नताओं के कारण अलग अलग परंपराएं, प्रथाएं तथा सामाजिक नियम विकसित होते हैं। अतः उन्हें उनके अपने परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाना चाहिए। सभी को समान दर्जा मिलना चाहिए। सभी के अपनी अपनी प्रथाएं हैं, सभी के अपने अपने कल्चर हैं, सभी को लेकिन बराबर माना जाना चाहिए और सभी की वैल्यू समान रूप से करनी चाहिए। यही सांस्कृतिक सापेक्षवाद है। ठीक है। प्रतिस्पर्धा 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 एक असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा मतलब क्या? कंपटीशन जिसे बोलते हैं आज के ज़माने में। ठीक है? यह प्रतिस्पर्धा एक असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है जो विरोधी व्यवहारों के द्वारा व्यक्तियों को एक दूसरे के उद्देश्यों को पराजित करके अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने का प्रोत्साहन देती है। प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया में ईर्ष्या, दोष और कभी-कभी शोषण का भाव निहित होने के कारण इसे साधारणतः पृथक्करण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया ने समाज को प्रगति का मार्ग दिखाया है और साधनों को अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों में नवीन प्रेरणा का संचार किया है। सदरलैंड के अनुसार प्रतिस्पर्धा कुछ व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच उन संतुष्टियों को प्राप्त करने के लिए होने वाला अवैयक्तिक, अचेतन और निरंतर संघर्ष है जिनकी पूर्ति सीमित होने के कारण उन्हें सभी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो आप नहीं चाहते कि सामने वाला बंदा भी उस चीज़ को करे, मतलब थोड़ी-सी ईर्ष्या की भावना होती है उसमें, ठीक है? आप अपना ही भला चाहते हैं, तो ये प्रतिस्पर्धा होता है, ठीक है? आपको लाभ होना चाहिए, दूसरे को नुकसान होना चाहिए, ठीक है? ऐसी भावनाएँ विकसित हो जाती हैं, इसी को कॉम्पिटिशन बोलते हैं, ठीक है? सही मायने में तो यही है। ऐसा ही होता होगा सबके साथ, ठीक है? अगर आपके सामने कोई भी तेज़ तर्राक या फिर बच्चा आ जाए, तो आप उससे कॉम्पिटिशन की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगर एक ही क्षेत्र में हो, जैसे आप सोशियोलॉजी में अगर वो बहुत क्लास में खूब बढ़िया-बढ़िया जैसे टीचर बोलते हैं, वैसे ही बताता जा रहा है और आपको ईर्ष्या होने लगती है कि भाई वो तो बहुत बता लेता है, ठीक है? कॉम्पिटिशन की भावना उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न संख्या 43 43 रूढ़ियाँ तथा लोकाचार क्या है? जन रीतियाँ जब कल्याणकारी हो जाती हैं तथा एक समूह के लोग जब यह मानकर
उन्हें स्वीकार करते हैं कि उनका कल्याण अवश्य होगा, तो उन्हें रूढ़ियाँ कहते हैं। ठीक है? ये रूढ़ियाँ समूह के सदस्यों के व्यवहारों को नियमित करने लगती हैं। जन रीतियाँ अच्छी व बुरी दोनों तरह की हो सकती हैं, लेकिन रूढ़ियों का संबंध साधारणतः अच्छे सामूहिक व्यवहारों से होता है। रूढ़ियों के औचित्य को सभी लोग स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि बिना किसी तर्क-वितर्क के लोग इन्हें स्वीकार करते हैं। अतः यह सिद्ध हो गया कि रूढ़ियाँ जनरीतियों का वह स्वरूप है जो समूह के लिए महत्वपूर्ण समझी जाती हैं, जैसे वस्त्र धारण करना एक रूढ़ि है। समनर ने लिखा है कि जब सत्य और उचित के तत्व कल्याण के सिद्धांतों में विकसित हो जाते हैं, तब जनरीतियाँ रूढ़ियों का स्वरूप ले लेती हैं। ठीक है? रूढ़ियाँ मतलब क्या? जैसे पुराने विचार, ठीक है? पुराने विचार है, जो भी कहते हैं कि अभी उसी तरह से सब चीज़ होनी चाहिए, तो रूढ़ियाँ हैं, बस इतना समझ लीजिए, पुरानी विचारधारा, ठीक? मॉडर्न, आधुनिक ना होना, पुरानी बातों को ही ज़्यादा मानना, ये सब रूढ़ियाँ हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और इतना आप भी जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो आप इस वीडियो को 2 से या 3-4 बार तो ज़रूर देख कर जाएँ, ताकि ताकि आपको ये पूरी चीज़ें याद हो जाएँ, ठीक है? बाकी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय इसी से आप कर लेंगे, हेडिंग बना-बना करके, ठीक है? चलिए, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले विषय में मिलेंगे हम।